Welcome to my YouTube channel, Online Education. Topic of today is branches of chemistry. Today we will discuss about different branches of chemistry. So, first branch is physical chemistry. It deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन हमारे पास वो चीज़ है जिनसे मिलकर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की कंपोजिशन में 2 एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास है वाटर की कंपोजिशन। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने रिलेशनशिप देखना है किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन जिन चीज़ों से वह मिलकर बना हुआ है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना किस तरह से, उसकी फॉर्मेशन क्या है, अगर वो गैस है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो लिक्विड है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो सॉलिड है तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को ही देख लेते हैं। अगर नॉर्मल हो टेम्परेचर तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो स्टीम फॉर्म में होगा, अगर टेम्परेचर को हम लो करेंगे तो उस टाइम पे वो आइस फॉर्म में होगा। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हमने क्या किया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को टोटली चेंज कर दिया। तो इस तरह से जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है कि चेंजेस इन देम, कि चेंज किस तरह से आ रहा है, हम या तो टेम्परेचर की मदद से कोई भी चेंज लेके आ सकते हैं या रेडिएशंस वगैरह जो है, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज जो हैं, उनकी मदद से भी हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने क्या देखा, रिलेशनशिप इन कंपोजिशन, जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और टेम्परेचर और रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट आता है किसी भी कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ब्रांच, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से कंपाउंड बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, इसीलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीथेन की बात करें, अगर हम इथेन की बात करें, या इस तरह के और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो इन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच हमने क्यों बनाई, क्योंकि हमारे पास मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम इसकी एक अलग ब्रांच बनाएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि हम मेन कंपाउंड जो है उसका केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से हम उससे एक न्यू कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव होगा। जैसे अगर हम इसी की बात करें कि हमारे पास अगर मीथेन मौजूद है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, हमने इसका रिएक्शन करवाया, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ अगर कोई रिएक्शन करवाया, तो इसमें क्या होगा कि इसका एक एटम जो है वो
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो इस कंपाउंड का डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बना सकते हैं जस्ट एक एटम की पोजीशन को चेंज करके। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे केमिस्ट हैं वो इसको लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है, इसका स्कोप क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करें जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स की बात करें जो पेट्रोलियम से डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, इस तरह और डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करवा सकते हैं और वो तमाम के तमाम जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए इस ब्रांच को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इससे फ़ायदा भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। तो जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की कि हम सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा, जितने भी कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं उन तमाम से जो भी हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उनके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। और उनसे फर्दर आगे जो डेरिवेटिव्स बनते हैं कि जस्ट सिंपल एक एटम को चेंज करने से किस तरह से हम न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो तमाम वो कंपाउंड जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हों उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास NaCl है जिसको हम कॉमन सॉल्ट का भी नाम देते हैं। घर में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके भी हमें बेशुमार फ़वाइद हैं, या उसके भी हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट फ़ायदे हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। जैसे कि हम देख लेते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स जैसे चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं। फिर इसका एक और फ़ायदा भी है जो कि है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ज़मीन में से जब हम मेटल्स को निकालते हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओर्स। अब इन्हीं ओर्स को हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम उसको प्योरीफाई करते हैं और अपने यूज़फुल एलिमेंट्स को इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organism। तो इसके नाम से ही जैसे कि ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो हम इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, तमाम वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हैं जिनके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं।
अब हम देख सकते हैं कि उनकी बॉडी में किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट्स एटम्स जो हैं वो अरेंज होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और डेली रूटीन में उनकी बॉडी में किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इसमें हम सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरह से सिंथेसाइज हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हम फूड डेली अपनी रूटीन में खा रहे हैं वो किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है और किस तरह से हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इस ब्रांच को बनाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से अपनी डेली रूटीन में जो है वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो उनके पास जो एनर्जी गैदर्ड हुई, जो उनके पास इसके मुताबिक जो भी नॉलेज इकट्ठा हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी एक अलग ब्रांच बनाएगी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिस्ट्री को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक अलग ब्रांच बनाने की ज़रूरत हुई। तो ये ब्रांच भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेली रूटीन में ख़ुद पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चंस अरेज होते हैं कि हम जो फूड खाते हैं हमें किस तरह से एनर्जी उससे हासिल होती है, हम जो कुछ जो है वो डेली रूटीन में ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स किस तरह से डेवलप कर रही है, अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं तो वो किस तरह से हमें जो है वो हमारी उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर रही है। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं तो हम इस ब्रांच के ज़रिए से उनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ब्रांच के भी हमें बेशुमार फ़वाइद हासिल हैं इससे भी, और इसका भी स्कोप है जिसमें हम मेडिसिन्स की फ़ील्ड में भी बायोकेमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में यूज़ कर सकते हैं, फूड साइंसेस में, कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह के रिएक्शंस हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस करती है और हमें उस डिज़ीज़ से फ़ायदा उस डिज़ीज़ से जो है वो छुटकारा हासिल हो रहा है, किस तरह से वो डिज़ीज़ ख़त्म हो रही है। एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में किस तरह से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और कौन से फूड जो है वो डेली लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तमाम जो आप कह लें कि यूजेस हैं वो हमें बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच से हासिल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है वसी पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, ज़्यादा अमाउंट में। अब इस ब्रांच के ज़रिए से हम इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी बेशुमार केमिकल्स जो है वो हम इंडस्ट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट एटम्स को, एलिमेंट्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं डिफरेंट केमिकल से। और इन्हीं केमिकल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स, तो हम एग्रीकल्चर में इन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हम क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम सोप्स की बात करें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें, इस तरह से डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हुए जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट केमिकल से एक प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें उन टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है जो कि हम इस ब्रांच के ज़रिए से हम उन टेक्निक्स को सीख सकते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ में उनको अप्लाई करके तो डिफरेंट केमिकल सिंथेसाइज कर सकते हैं और उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये ब्रांच भी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके मदद से हम इंडस्ट्रीज़ को रन करके तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। तो इस ब्रांच के नेम से ही हमें जैसे पता चल रहा है कि हम इसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे या केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी एटम के ब्रेकडाउन की वजह से हो रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम जब ब्रेक डाउन होता है तो
उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ रेज़ निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गैमा रेज़। तो ये नेचर में एलिमेंट्स जो हैं इन रेज़ को इमिट करते हैं और इसलिए इनको हम जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं और इस तरह से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या है कि हम एटम को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसी एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अब इस ब्रांच के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और भी डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें तो उनकी बॉडी पे डिफरेंट केमिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री के नज़दीक कुछ गांव अगर कुछ मतलब गांव वगैरह मौजूद है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और फैक्ट्री के ओनर्स जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर या उनके जो केमिकल्स हैं वो वाटर के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और वही एक सिंगल सोर्स हो किसी भी ह्यूमन के लिए ड्रिंकिंग के लिए और वो वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करें, तो उसमें जो केमिकल्स मौजूद होंगे वो ड्रिंकिंग के ज़रिए से उन ह्यूमंस की बॉडी में भी एंटर हो जाएंगे। वही पानी अगर हम प्लांट्स को दे रहे हैं या एनिमल्स को भी दे रहे हैं तो वो केमिकल्स उनकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स शो करेगा, उसकी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट कर सकता है, उसकी वजह से जो है उनमें और डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं उनकी बॉडी फंक्शनिंग में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केमिकल्स के इफ़ेक्ट जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से हो सकते हैं। अब ये एक ब्रांच जो है इसका भी स्कोप हम देख लेते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो रेडियोथेरेपी में इसका बहुत स्कोप है। रेडियोथेरेपी क्या होती है? लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब अगर हम किसी भी कैंसर पेशेंट की बात करें तो उनकी लेज़र ट्रीटमेंट होती है जिसमें उनके कैंसरस सेल्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो फर्दर आगे ग्रो नहीं करें और इस कैंसर को जो है वो हम प्रोटेक्ट कर सकें उनकी बॉडी में फैलने से। तो लेज़र ट्रीटमेंट जो है उसको हम रेडियोथेरेपी का नाम भी देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है तो मेडिकल की फील्ड में भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम फेस पे लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हम रिमूव करवा सकें, कोई स्कार्स हैं तो उनको हम रिमूव करवा सकें। तो रेडियोथेरेपी में जो है वो इस ब्रांच का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा अगर हम फूड को प्रिजर्व करें, फूड प्रिजर्वेशन के ज़्यादा देर तक जो है वो फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। टिन कैंस वगैरह जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो यूवी रेडिएशंस जो है उनमें से पास करवाई जा सकती हैं ताकि फ़र्दर आगे जो है वो उनमें कोई भी ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डेवलप ना करें और उसको जल्दी ख़राब होने नहीं दें। तो इस तरह से हम फूड को ज़्यादा देर तक जो है वो महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और उसकी मदद से हम पावर जनरेशन का एक काम कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जिसकी मदद से हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सी ज़रूरियात जो हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It deals with the study of components of environment and the effects of human activities on environment. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो सांस के ज़रिए से हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं एनवायरनमेंट में। इसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है,
स्मॉल अमाउंट में आर्गॉन मौजूद है, और भी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमारी इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम डेली लाइफ में मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है, वो हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। उसमें से जो केमिकल्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, और उससे हमें ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं हमें रेस्पिरेशन की। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो इस ब्रांच के ज़रिए से एक तो हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं कि जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं क्या वो प्रॉपर फॉर्म में मौजूद हैं, उनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर है या नहीं इन्वायरमेंट में, और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रही है, और उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हम किस तरह से उसके फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं और अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्ट ब्रांच की हम बात करते हैं जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। It deals with the separation and analysis of sample to identify its component। तो इसमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसमें आता है सेपरेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि हमने चीज़ों को एनालाइज करना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने वाटर की बात की, उसकी कंपोजिशन हमने देखी, तो हम एनालाइज कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से कि इसमें कौन कौन से एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। एनालाइज करना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि हमने एक चिप्स का पैकेट देखा है, तो उसमें हम उसके टेस्ट के ज़रिए से एनालाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। सेपरेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर वाटर और सैंड मौजूद है, और हमें कहा जाता है कि हमने इस मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो हम फिल्ट्रेशन की एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, फ़नल यूज़ करते हैं। इस तरह से फ़नल मौजूद है, इसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर रखते हैं और एक कंटेनर लेंगे, बीकर वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास है फ़नल, और इसके अंदर हमने फ़िल्टर पेपर लिया है, और ये हमारे पास बीकर। तो इस तरह से जब हम अपना मिक्सचर वाटर और सैंड का इसके अंदर पोर करेंगे, तो जो सैंड होगी वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, और जो वाटर होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इस बीकर के अंदर सेपरेट हो जाएगा। तो इस फिल्ट्रेशन की टेक्निक से हमने सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग कर लिया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन में हम यही करते हैं कि जो भी चीज़ें मौजूद हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर, उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब सेपरेशन जो है वो भी